Sumit sir, welcome to World People and कैसा चल रहा है सब आपके साथ में? How's everything going? बहुत बढ़िया बंधु, बहुत बढ़िया। बस अब तो काम शुरू होने वाला है, उसका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इस महीने के मिड अक्टूबर से हम लोग काम पे निकल रहे हैं। जी जी okay. Last time when we spoke, it was before the release of Ram Singh Charlie. अब जब फिल्म रिलीज हो चुकी है और फिल्म को सब तरफ से सराहना मिल रही है, आपके काम को इतना पसंद किया जा रहा है, so what mind space are you in currently? सेम एज मतलब जाहिर है बहुत खुशी हो रही है कि फिल्म फाइनली रिलीज हुई है और लोग उसको इस तरह से प्यार दे रहे हैं, इतना सराह रहे हैं। तो हमारी जो मेहनत थी इतने सालों की उसको फल मिला है, उस मेहनत का फल हमको मिला है, तो वो एक खुशी की चीज है। उसका सुख तो है ही, वो सब हम उससे सराबोर हैं। इतनी तारीफ मिल रही है हम फिल्म को, काम को, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एंड बात करें थप्पड़ की, तो उसे 14th एशियन फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेशन मिला है, 2 नॉमिनेशन मिले एक्चुअली, along with films like Parasite, So Long My Son and There's No Evil. क्या मायने रखता है एज एन आर्टिस्ट आपके लिए थप्पड़ जैसे फिल्म का एक इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सिलेक्ट होना इतनी नामचीन फिल्मों के साथ में? मतलब इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है, क्योंकि थप्पड़ अपने आप में जब स्क्रिप्ट के रूप में हमारे सामने आई थी तभी हमको पता चल गया था, एहसास हो गया था कि कितनी इंपॉर्टेंट फिल्म हम बनाने जा रहे हैं। पर कोई भी फिल्म जब तक बन करके सामने नहीं आ जाती तब तक आपको एहसास नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये यात्रा संपूर्ण तभी होती है जब पूरी फिल्म आपके सामने होती है और दर्शक देखकर उस पर रिएक्ट करते हैं। तो हमें तो शुरू से पता था कि हम इम्पोर्टेंट फिल्म का हिस्सा है, एक ज़रूरी फिल्म है ये। तो जब इस तरह से इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे उसको एक तरह का रिकग्निशन मिलता है, उसको अवार्ड्स मिलते हैं, नॉमिनेट होती है, तो हमको एक कलाकार के तौर पे और बल मिलता है। हमको लगता है कि हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं और मतलब आपका जो काम है वो कहीं जिसको कहते हैं कि लोगों पर असर डाल रहा है, किसी भी स्तर पे हो, एंटरटेनमेंट के स्तर पे हो या एक बहस समाज में छेड़ने के स्तर पर हो या आत्ममंथन करने के स्तर पे हो, जो भी हो, मतलब वो काम असर तो कर रहा है। एंड काम से थोड़ा परे चल के बात करते हैं जो देश समाज में उसके ऊपर। आपकी थप्पड़ की ही को स्टार तापसी पन्नू ने रिसेंटली अनुराग कश्यप के लिए सपोर्ट एक्सटेंड किया है because he has been accused in a sexual harassment case. मैं ये तो नहीं पूछूंगा आपको इसमें कितनी सच्चाई नजर आती है या नहीं, पर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि बीते कुछ सालों में जो सोशल मीडिया पे चलन चल चुका है कि हम एकदम से किसी को अपराधी घोषित कर देते हैं या सारे आरोपों से बरी कर देते हैं सोशल मीडिया पे, क्या ये इस चीज का इशारा है कि हमारे देश की जो लीगल व्यवस्था है वो धीरे धीरे ध्वस्त हो रही है और उस पर से लोगों का भरोसा उठता चला जा रहा है और यही वजह है कि सोशल मीडिया पे हम काफी फटाफट जजमेंट आजकल देने लगते हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, लीगल व्यवस्था से सोशल मीडिया का कोई लेना देना नहीं। सोशल मीडिया एक अपने आप में एक अलग देश है जो चल रहा है और लीगल व्यवस्था वो व्यवस्था है जो हमारे देश के लिए बनी है। तो जो पैरेलल जो एक कानून चल रहा है, जो समाज का कानून है, वो थोड़ा खतरनाक है। लेकिन सोशल मीडिया का जिस तरह से समाज को फायदा होता है, जिस मात्रा में फायदा होता है उसी मात्रा में नुकसान भी होता है किसी भी चीज का। अब वो समाज के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस चीज को किस तरह से डील करता है, उस समस्या से किस तरह से निजात पाता है या उसको कैसे हैंडल करता है। तो पिछले कुछ सालों में हम लोग सोशल मीडिया पे हम लोग लोगों को कातिल ठहरा देते हैं, खूनी ठहरा देते हैं, बलात्कारी ठहरा देते हैं, उनके बारे में आरोप लगाते हैं और उसके बाद हम ही उसका फैसला भी कर देते हैं, आरोप भी लगाते हैं, फैसला भी करते हैं और उसके बाद उनके पूरे करियर को, उनके पूरे काम को, किसी भी फील्ड में हो, सिर्फ सिनेमा के जो फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में हो, हम जिस कहते हैं उनकी पूरी छवि के ऊपर एक तरह का प्रश्न लगा देते हैं बिना किसी फैसले के, जो हमारा जो लीगल सिस्टम है उसके फैसले के। तो मुझे लगता है कि ये एक सच्चाई है जिससे हम सबको डील करना पड़ेगा। जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जो भी वहां पर है, तो उसको डील करना पड़ेगा।
तो हाँ, ये एक सच्चाई है जो कड़वी है और बहुत ही कड़वी है मेरे हिसाब से तो। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ सोशल मीडिया को लेकर के, लेकिन वो मेरी अपनी अकर्मण्यता हो सकती है, अक्षमता हो सकती है, जो भी हो आप कह रहे हैं। जी। मैं गलत शब्द भी इस्तेमाल कर रहा हूँगा, लेकिन तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ वहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है कि ये सच्चाई है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, सब जूझ रहे हैं। और बीते कुछ सालों में या पिछले एक दशक में मीडिया ट्रायल का जो एक नया दौर चालू हुआ है, जहाँ जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, जिनकी कॉर्पोरेटिस्ट फंडिंग है, तो एक कॉर्पोरेट पावर और पॉलिटिकल क्लाउड मिलके मीडिया ट्रायल की अगर मैं बात करूँ, तो चीज़ें कई बार फैब्रिकेट भी की जाती हैं फैक्ट्स और एविडेंस से परे। तो जब एज़ अ समाज ये मीडिया ट्रायल जब फैलता है और चीज़ों को कहें इन्फ्लुएंस करता है, तो कितना घातक हो सकता है हमारी सोसाइटी के लिए एक मीडिया ट्रायल? इसके लिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख ही रहे हैं कितना घातक हो सकता है। जी। इसके लिए मेरे एक स्टेटमेंट देने से उसकी घातकता कम नहीं हो जाती है, वो हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से कितना नुकसान पहुँचाता है। इंडिविजुअल्स के लिए कितना नुकसान पहुँचाता है, एसोसिएशंस के लिए कितना नुकसान पहुँचाता है, किसी एक फ़ील्ड के लिए कितना नुकसान पहुँचा सकता है, व्यक्ति से लेकर समाज तक, सब तक। तो वो जो मैंने तो अ, लगभग समाचार देखना बंद कर दिया है। मैं उससे दूर ही रहता हूँ, चूँकि समाचार आप पहले देखते थे कि आप जहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, वहाँ जर्नलिस्ट पहुँच जाते हैं और वो आपको पूरे देश भर की खबर ला के देते हैं। तो आपको ये आप अपने देश से, अपने मुल्क से टच में रहते हैं, आपको पता है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सब जगह क्या चल रहा है, क्या चीज़ है जो नई घट रही है, क्या चीज़ है जो दुर्घटना हुई है, कुछ अच्छा घटा है, वो सारा समाचार हमको मिलता था। अब वो समाचार नहीं मिलता है असल में। अब वो समाचार के लिए आप स्पेशली टेलीविज़न पे रिलाय नहीं कर सकते हैं। तो बड़ा बड़ा ये भी दुखद एक है, लेकिन क्या करें? लेकिन टेलीविज़न समाचार देखना एक आदत बन गई थी, तो अब हम विदेशों के समाचार देख लेते थोड़ा बहुत, क्योंकि आदतन देखना पड़ता है, तो वो तनाव नहीं देते और वहाँ पे किसी और देश में लगभग वही चीज़ चल रही होती जो हमारे देश में चल रही है। न तो जर्नलिज़्म जो है उसका पूरी तरह से उसका आकार बदल गया, उसको जर्नलिज़्म कहें या ना कहें, इस पर भी सवाल उठ रहा है। पर ये बदलता दौर है और मुझे लगता है कि ये जो अ अ, जिसको कहते हैं कि मंथन हो रहा है, इस मंथन से कुछ बेहतर निकल के आएगा होपफुली। लेकिन इस मंथन की प्रक्रिया में जो नुकसान हो रहा है, जिन लोगों का नुकसान हो रहा है, जिस वर्ग का नुकसान हो रहा है, जिस समाज का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई बहुत समय लेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को तोड़ने में हमको बहुत कम समय लगता है, लेकिन उसी चीज़ को बनाने में, जोड़ने में बहुत लंबा समय लगता है। तो अगर ये चीज़ें अगर समाज को किसी तरह से नुकसान पहुँचा रही हैं, तो हम तो आज नुकसान पहुँचा के चले जाएँगे, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसको भुगतना पड़ेगा और उसको फिर जोड़ने में उस ढाँचे को जोड़ने में बहुत समय लगेगा। ओके। और इसी सिलसिले में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एंटरटेनमेंट या फ़िल्म जर्नलिज़्म जो है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या कंट्रीब्यूशन है उसका समाज में, या जो हमारा इकोसिस्टम है, सोसाइटी का एक सामाजिक ढाँचा है, उसमें क्या कुछ कंट्रीब्यूशन है या नहीं है आपके अकॉर्डिंग? मुझे नहीं पता कि फ़िल्म जर्नलिज़्म का क्या कंट्रीब्यूशन है और फ़िल्म्स का क्या कंट्रीब्यूशन है लार्जर उसमें। लॉकडाउन से मतलब मेरा लॉकडाउन से पहले भी मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि एंटरटेनमेंट का, लिटरेचर का, पोएट्री का, आर्ट्स का, इनफैक्ट इन टोटैलिटी आर्ट्स का एक बहुत बड़ा समाज में कंट्रीब्यूशन होता है, जिसको हम बहुत छोटा करके देखते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार से हम कलाकारों को अलग-अलग नामों से पुकारते हैं, हम कलाकारों को हेय दृष्टि से देखने लगते हैं, कलाकारों को हम सिर चढ़ा लेते हैं, कलाकारों को हम बेइज़्ज़त कर देते हैं और कलाकारों को भगवान मान लेते हैं, अलग-अलग समय पे अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार। ये इंडिविजुअल आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि कला का विकल्प नहीं है समाज के लिए। किसी भी समाज के लिए कला किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो पोएट्री हो, चाहे लिटरेचर हो,
थिएटर हो, सिनेमा हो, क्लासिकल डांस, सिंगिंग, कोई भी किसी भी तरह का फॉर्म हो, वो हमारे समाज को एक तरह की सैनिटी देता है। एक तरह की सैनिटी देखता है और दूसरे तरह से एक तरह से समाज को अपने अंदर झाँकने का एक मौका भी देता है। अ, और उसमें बहुत तरह का साहित्य या सिनेमा ऐसा होता है जो सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, तो उसकी भी ज़रूरत होती है। और जैसे कोविड जैसे समय में लोग घर पे बैठे हुए हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ़ है ये। लेकिन आम समय में भी लोगों को अगर एक तरह की जिसको कहते हैं कि ब्रीथिंग स्पेस देता है, तो वो आर्ट देता है। तो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है समाज में, बहुत बड़ी ज़रूरत है समाज में, जिस तरह किसी भी और फ़ील्ड की ज़रूरत है। जिस तरह से जो आदमी सड़क साफ करता है, जो आदमी रेस्टोरेंट में खाना परोसता है, जो आदमी जिसको कहते हैं हमारे घर में जो मेड आके काम करती हैं या बॉर्डर पे सिपाही जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, डॉक्टर जो ड्यूटी कर रहे हैं, हम सब जिस तरह से अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, उसी तरह से कला भी एक ज़िम्मेदारी का हिस्सा है। और वो बहुत ज़रूरी ज़िम्मेदारी है जो समाज के लिए है और समाज को देती है अपनी तरफ से। इस बहस में बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमेशा ये बहस छिड़ती है कि कलाकारों को इतना पैसा क्यों मिलना चाहिए? तो कलाकार सिर्फ़ जो सिनेमा करते हैं वही नहीं है, कलाकार वो लोग भी हैं जो थिएटर करते हैं और प्योरली थिएटर करते हैं, तो उनको तो उतना पैसा नहीं मिलता है, लेकिन उनके बारे में हम कम उनको ना तो हम देखने बहुत मात्रा में जाते हैं, ना उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन कलाकार तो वो भी हैं। या पेंटर जब अपने घर में बैठ के पेंटिंग बना रहा होता है और उसकी पेंटिंग को जब एक अच्छी कीमत पे खरीदा जाता है, तब हम उसका सवाल इतना नहीं उठाते क्योंकि वो हमारे पॉपुलर कल्चर का हिस्सा नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, ये चर्चा है, बहस है जो होगी समाज में, होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। लेकिन ज़रूरी बात ये है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे समाज के लिए, आर्ट, कला। जी। एंड इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पहले के टाइम में पेज 3 एक सेगमेंट हुआ करता था, देश, समाज और दुनिया की बड़ी खबरों से इतर। एक ये भी था कि आप अगर दुनिया में जो भी चल रहा है उससे ज़्यादा डिप्रेस ना होना है, तो इसके लिए एक ये भी सेगमेंट हुआ करता था कि आप इसको एज़ अ न्यूज़ के फॉर्म में कंज़्यूम करें और एक बैलेंस मेंटेन होता था एंटरटेनमेंट न्यूज़ का और जो आपकी देश, समाज की बड़ी खबरें थी उनका। अब जो ऐसा है कि बेसिकली जो हमारी पेज 3 न्यूज़ थी वो आज मेन स्ट्रीम न्यूज़ बन चुकी है। अगर मैं सुशांत के केस में ही बात करूँ, तो जितनी भी खबरें निकल के आ रही हैं, वो बेसिकली पेज 3 की खबरें थी जो आज मेन स्ट्रीम में चल रही हैं और दिन रात उसके ऊपर शोज़ चलते हैं और हर दिन इन चीज़ों का गोल पोस्ट बदलता है। तो एक ऐसा दिशाहीन ऑब्सेशन जो हर दिन बदलता रहता है, जिसके नैरेटिव हर दिन बदलते हैं, कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को एज़ अ सोसाइटी? वो तो आने वाला समय तय करेगा। अभी तो हम उससे गुज़र रहे हैं। तो जिस समय आप गुज़र रहे होते हैं, जिस समय तुरंत आपको चोट लगती है, तो उस समय वो सिर्फ़ दर्द होता है। उसका जो शरीर के अंदर जो घटा है, उसका तब तक एहसास नहीं होता जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, इलाज करवाना शुरू नहीं करते हैं। तब तक आपको पता नहीं होता है कि चोट कितनी गहरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो उसका ज़ख्म का ऊपरी हिस्सा दिखेगा, खून कितना निकल रहा है, कितना कट गया है, कितना छिल गया है, लेकिन अंदर से कितना उसने आपको इतना चोट पहुँचाया है, वो तो आपको समय के साथ पता चलेगा, तो उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। ये जो सारी चीज़ें हैं जो आप कह रहे हैं पेज 3 अब मुख्य पृष्ठ पे आ गया है, या मेन न्यूज़ बन के आ गया है। ये हम ही ने तय किया है एक समाज के रूप में, हम ही उसको वो महत्व दे रहे हैं, हम ही वो समाचार देख रहे हैं, हम ही उसको कंज़्यूम कर रहे हैं। इसीलिए उनको भी लगता है कि जो ये कर रहे हैं, उनको भी लगता है कि हाँ, यही सच्चाई है, यही परोसना चाहिए, इसी से लोगों को एक तरह का सुकून मिलता है। जो नुकसान है, ये तो इंतज़ार करना पड़ेगा उसके लिए, और वो जो इंतज़ार है, वो इंतज़ार का समय है, एक उसका कष्ट है, दूसरा जब उसका हम पलट करके देखेंगे तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये हमारी कल्पना से बहुत ज़्यादा हमको नुकसान करके जाएगा ये समय तो। लेकिन हाँ,
अगर हम हिस्ट्री के संदर्भ में देखें तो बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएँ, इससे भीषण घटनाएँ हुई हैं, ऐसे बुरा समय आया है, इससे ज़्यादा महामारियाँ आई हैं, इससे ज़्यादा आक्रामक लोग इस समाज में आए हैं और चले गए हैं। तो वो भी चले गए हैं, हम भी चले जाएँगे, हमारे बाद एक नई पीढ़ी आएगी, वो अपना समाज बनाएगी। हमारी ज़िम्मेदारी, आज हम चूँकि अवेयर हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक ऐसा समाज दे करके जाएँ, जो उनको उसके आगे लेकर के जाए। दुर्भाग्य से हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं हर संदर्भ में। सिर्फ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम आगे जा रहे हैं। कला में एक तरह का रिग्रेसिवनेस आ रहा है। जो भी हम बात करते हैं उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उस पे सवाल उठना जायज़ है, सवाल से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम असहिष्णु हो गए हैं थोड़ा-सा। ये शब्द इस्तेमाल करते ही लोगों को लगने लगता है कि किसी एक संदर्भ में बात हो रही है, पर ये संदर्भ की बात नहीं, ये जनरल हमारी बात है। हमारे पास हमारा पेशेंस खत्म हो चुका है किसी भी चीज़ को लेकर के। हम असल में हर चीज़ को, वो शुरू हुआ था 2 मिनट्स नूडल से, कि हम हर चीज़ को उसी तरह से कंज़्यूम करना चाहते हैं। उसी तरह हम समाचार को भी कंज़्यूम करते हैं, उसी तरह से हम काम को भी कंज़्यूम करते हैं अपने, स्वीकार करते हैं। तो ठीक है। जी। है। कुछ दिन पहले आपने सुशांत के बारे में कहा था कि वी हैव टर्न्ड हिज डेथ इनटू समथिंग लाइक अ बिग बॉस। जहाँ तक जिस तरह से मैं इसे देखता हूँ, शायद मेरे शब्द थोड़े तीखे लगे, पर उनमें कहीं न कहीं सच्चाई है। वो ये है कि सुशांत के जाने के बाद से एक तरह की इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, अगर मैं ऐसा कह सकूँ तो, जिसका रॉ मटेरियल या कच्चा माल वो सुशांत हैं, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। अगर आप टीवी पे देखेंगे तो कई न्यूज़ पैनलिस्ट ऐसे हैं, या कितने ही यूट्यूबर ऐसे हैं जो हर दिन सुशांत को लेकर कुछ भी मनगढ़ंत कहानियाँ चलाते हैं, या कुछ भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलाते हैं विदाउट इवन एन आइटा ऑफ एविडेंस। तो जैसे कि आपने क्राइसिस की बात की जो अभी समाज में पसरा हुआ है, तो क्या एक मॉरल क्राइसिस भी है अपार्ट फ्रॉम हेल्थ केयर क्राइसिस एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की किसी इंसान का इस तरह से पॉस्ट्यूमसली मिल्क होना उनके जाने के बाद ये अब हमें परेशान नहीं करता है? सो क्या आपको लगता है कि ये एक इशारा है जो मॉरल क्राइसिस जिससे हम गुजर रहे हैं उसकी तरफ? आई डोंट नो, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मैं इसके बारे में कितनी, मैं हर विषय पे, मैं एक अभिनेता हूँ, तो हर विषय पे मेरी जो राय है वो उतनी इम्पोर्टेंट राय नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ। मेरे पास ज्ञान से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जो कि, और ये सबसे बड़ा खतरा होता है समाज के पास कि हमारे पास किसी भी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में गहरे तक जानने का ना सब्र होता है, ना हमारे पास वो मादा होता है। तो हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम उसी इन्फॉर्मेशन पे अपनी राय, 2 टूक राय पेश कर देते हैं, और उससे हम एक जजमेंट खड़ा कर देते हैं, जो किसी भी घटना, जिस घटना की बात कर रहे हैं, उस पे भी हो ही रहा है। तो मैं उससे बचना चाहूँगा। मुझे लगता है कि मैं उसमें इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो हो रहा है, जो मैंने बिग बॉस का संदर्भ दिया था, वो सिर्फ़ इसलिए दिया था कि हमने उनकी इस ट्रेजेडी को, जो कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, एक तरह से एक इंडस्ट्री के लिए एक दुर्घटना है, बहुत बड़ी घटना है ये, और दूसरा उनके परिवार के लिए एक युवा अभिनेता, एक युवा बच्चे का इस तरह से गुज़र जाना, ये किसी के लिए भी, किसी भी परिवार के लिए दुखद है। लेकिन दूसरे दिन से टेलीविज़न इनफैक्ट उनके घर पहुँच जाता है, और उनको वो स्पेस भी नहीं देता जो हम सब एक मातम का समय देते हैं। किसी भी परिवार को हम नहीं देते वो, क्योंकि हमारे लिए उस समय वो समाचार समाज में बेचना इम्पोर्टेंट है, पर ठीक है, वो उनकी बात है उसमें। तो मुझे नहीं लगता, मैं इसमें क्या बोलूँगा, मतलब मुझे लगता है कि जो हो रहा है, दुखद है, मैं बस इतना कह सकता हूँ, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हम उसको रियलिटी टीवी ना बनाएँ, जीवन को जीवन की गति से चलने दें, उसको उसका समय दें, और हम जज़्ब करें, हम कोई घटना होती है, हम उसको जज़्ब होने तक का समय नहीं देते, हम पहले रिएक्ट करते हैं, बाद में हम सोचते हैं। मुझे लगता है ठीक उल्टा होना चाहिए, पहले हम उसके बारे में विचार करें, उसके बाद हम रिएक्ट करें, तो शायद बहुत सारा रिएक्शन जो है ना, आपके विचार जो है ना, उसको
एक तरह की दिशा देंगे, जो दिशा ज़्यादा सेम दिशा होगी, बजाय उसके कि हम भाव में आकर के रिएक्ट करें। और ये जो भी रिएक्ट कर रहे हैं, उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी गलत है। बहुत सारे लोग भावुक हो रहे हैं, उनके फैन्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, और जो उनको परोसा जा रहा है, अगर उसको वो सच्चाई मान के रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनको भी दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनके पास वही सच्चाई आ रही है जो एक तरह का वर्ग उनको दे रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अब जब चीज़ें सीबीआई के पास हैं, पुलिस के पास हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ के पास हैं, एम्स की रिपोर्ट भी आ गई है, तो हमें कहीं न कहीं किसी पर भरोसा रखना चाहिए, और इस मुद्दे को जो एजेंसीज़ हैं, उनका जो फैसला है, उसके हिसाब से हमको स्वीकार करना चाहिए। और अगर किसी को डाउट है, तो वो डाउट उनके परिवार को अपना डाउट, या उनके रिश्तेदारों को उसको चैलेंज करने का हक है, और उसको दोबारा से किसी नई एजेंसी के पास ले जाने का हक है, वो उनके परिवार का हक है, और उनको वो करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक समाज के तौर पे हम अपने अंतर्मन में झाँके, और हम इस चीज़ को ये सुशांत की डेथ के लिए बहुत फेयर नहीं होगा कि हम उसको गॉसिप का हिस्सा बनाएँ, क्योंकि वो जहाँ तक जितना मुझे एहसास है, वो कभी भी एक तरह से बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, बहुत ही इंटेलिजेंट और सेंसिटिव बच्चा था, एक्टर था। तो आप उसको वो अगर शायद वो अपने जीते जी उन्होंने कभी नहीं चाहा कि वो किसी गॉसिप का हिस्सा बने, तो हम थोड़ा-सा अनफेयर हो जाएँगे अगर उसको अपने रोज़मर्रा के जिसको कहते हैं ना कि गॉसिप का हिस्सा बनाएँगे तो। तो इस कन्वर्सेशन को थोड़ा डिफ्यूज़ करके चलते हैं आपके थिएटर के दिनों की तरफ। सत्यदेव दुबे जी आपके गुरु रहे हैं, तो मुझे बताइए कि आपके अंदर के एक्टर को तराशने के लिए क्या-क्या उन्होंने आई मीन जतन किए हैं, या किस तरह से उन्होंने आपके अंदर के एक्टर को और उभारा है? मुझे नहीं पता एक्टर को किस तरह से उभारा, लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे भाषा से मेरा परिचय कराया है, हिंदी भाषा से, हिंदुस्तानी भाषा से, उसके रिदम से। हम बहुत सारी चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम जो बोलते हैं उसके बारे में हम बोलते हैं तो हमको लगता है हमको भाषा आती है, लेकिन हमको भाषा नहीं आती है अभी। जैसे मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ, इस बातचीत में भी मैंने बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स किए हैं। तो वो तो अभी भी मेरी भाषा ठीक नहीं है। तो उन्होंने मंच पे हिंदी को किस तरह से बोला जाए, किस तरह से ऑडियंस तक कम्युनिकेट किया जाए, अपने आपके अंदर जो विचार हैं, जो चरित्र के विचार हैं, उसको किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए, और नाटकीयता से कैसे बचा जाए, ये सारी चीज़ें जो मूल मंत्र है उनका, और साउंड को लेकर के आप एक अभिनेता के तौर पे कितने अवेयर हो सकते हैं भाषा के साउंड को लेकर के, जो भी भाषा बोल रहे हैं, स्पेशली हिंदुस्तानी, हिंदी, तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, और मेरे मुंबई आने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे मतलब एक तरह से मुंबई में जो मुंबई का मेरा आना है उन्हीं की बदौलत है। तो कुछ दिनों पहले मेरे फारूक से भी बात हुई थी, जो कि आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और राम सिंह चाले में आपके को एक्टर भी हैं। उन्होंने मुझसे बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि कुमुद जी जो हैं, वो हमारे लिए मिस्टर इंडिया के अरुण भैया हैं। इन द सेंस कि वो अपने आस-पास वालों का, अपने साथियों का उतना ही ध्यान रखते हैं, उतने ही लाड-प्यार से उन्हें रखते हैं और पैम्पर करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक कलाकार के लिए एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है? और जैसे कि आपने अभी कहा कि आपके मुंबई आने में सत्यदेव दुबे जी का बहुत बड़ा हाथ था। तो क्या अब आपने एक तरह से अपने गुरु से बैटन ले लिया है और आने वाली जो पीढ़ी है उसे पास ऑन कर रहे हैं, उनके शूज़ में स्टेप इन करके, एट लीस्ट इस एस्पेक्ट में? नहीं, मुझे ऐसी कोई गलतफ़हमी नहीं है, ना तो मैंने वो बैटन लिया है और ना ही मैंने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ किया है। हम लोग मित्र हैं, और मित्र के साथ सहकर्मी भी हैं। तो जब मैं मुंबई आया था, तो मेरे सीनियर्स थे ड्रामा स्कूल के, वो एक कमरे में 6-6 लोग रह रहे थे पीएमजीपी कॉलोनी में, और मैं सूटकेस लेके जब बाहर पीएमजीपी कॉलोनी में खड़ा था, तो उन्होंने मेरा सूटकेस उठाया और अपने कमरे में लेके गए, और 6 लोग जो रह रहे थे उसमें से 7वां मैं हो गया था उसका हिस्सा। और
वो लोग 6 लोग जब एक कमरे में रह रहे तो कितने जिसको कहते हैं कि कितने अनकंफर्टेबल थे, और उसके साथ उन्होंने 7वें आदमी को जगह दे दी, बिना ये सोचे, बिना विचार किए कि हम लोग कैसे 6 की जगह 7 कैसे रहेंगे। तो उसमें उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अपने कम्फर्ट के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा कि आया है और ये हमारा हिस्सा है, एक बिरादरी का हिस्सा है, और उन्होंने मुझे लिया। तो मुझे इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं दिखती है कि हम लोग एक साथ हैं, और मैं फ़ारूक जो बात कह रहे हैं वो बातों के धनी हैं। तो बोलते अच्छा हैं, लेकिन जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही वो कर रहे हैं मेरे लिए। वो हम सब एक-दूसरे के लिए कर रहे होते हैं। मैं क्या दे रहा हूँ, वो क्या दे रहे हैं, इस पे हम चर्चा नहीं कर सकते। ये एक अनवरत यात्रा है, जिस अभिनय की यात्रा है, सिनेमा या थिएटर की यात्रा है, जिसमें हम सब साथ हैं। इसमें अगर मुझे किसी की ज़रूरत होती है तो मैं बोलता हूँ, और मेरे मित्र हैं जो मेरे लिए खड़े रहेंगे, और कई बार अपरिचित आपके लिए खड़े हो जाएँगे। तो उसी तरह से हम लोग सब एक-दूसरे के साथ हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। या इट्स मतलब ये बहुत स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि फ़ारूक खुद बहुत अद्भुत इंसान है। फ़ारूक के जो पिताजी हैं, वो अद्भुत इंसान हैं। वो एक मतलब जिसको कहते हैं ना कि जब हम अपनी पुरानी जनरेशन को एक जनरेशन पीछे पलट कर देखते हैं और हम उनको उनमें एक तरह का सूफीज़्म देखते हैं, वो उनके अंदर वो चीज़ है। तो जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा अरे वाह! क्या बात है। तो ये तो या हमारे लिए तो हमारा जो थिएटर है, सिनेमा है या कला जगत है, उसमें हम लोग एक-दूसरे के साथ हैं और साथ यात्रा कर रहे हैं। ओके। एंड थिएटर जो है बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट मीडियम है। कई बार ये अटकलें लगाई गई हैं कि थिएटर का कोई फ्यूचर नहीं होगा, पर अपनी एडेप्टेबिलिटी के चलते और उसके अपने बच्चों के चलते, एज़ इन थिएटर आर्टिस्ट के चलते, थिएटर ने कहीं न कहीं हर ईरा में अपने लिए रास्ता निकाला, और आज भी वो सक्षम है और आगे बढ़ते चला जा रहा है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जहाँ अमूमन थिएटर का टेस्ट बहुत कम लोग रखते हैं। ऐसे परिवेश में या ऐसे समाज में अगर हमें थिएटर को मासेस तक लेकर जाना है, तो क्या ठोस कदम उठाने की हमें ज़रूरत है? मतलब अगर हमें सिर्फ़ सिनेमा जितना ही मासी स्केल पर अगर लेकर जाना है थिएटर को, तो क्या वो स्टेप्स हैं जो एज़ अ थिएटर आर्टिस्ट आप सोचते हैं कि हमें लेने की ज़रूरत है? पहली बात तो ये जो कल्पना, ये जो अपेक्षा है, यही अपने आप में गलत अपेक्षा है। सिनेमा और थिएटर के बीच का जो तुलनात्मक अध्ययन है कि हमको सिनेमा की तरह थिएटर को अगर हमको मास तक लेके जाना है, वो संभव नहीं है। क्योंकि आप एक सिनेमा का एक प्रिंट बनाते हैं, सिनेमा एक बार एक सिनेमा बनता है, उसके 50 प्रिंट बन जाते हैं, और एक ही समय पे सिनेमा 2000 3000 सिनेमा घर में एक ही साथ खेला जा रहा होता है। थिएटर तो वो नहीं कर सकता ना, थिएटर तो एक समय में एक ही जगह खेला जा सकता है एक नाटक। तो वो अपेक्षा गलत है, तो उस अपेक्षा से हम पहले तो हट जाएँ। सिनेमा थिएटर की अपनी जगह है, थिएटर की अपनी ऑडियंस है, और जो ये कह रहे थे थिएटर के लिए खतरा है या थिएटर लोगों तक नहीं पहुँच रहा है, ये गलत बात है। मैंने जब से थिएटर शुरू किया, उस समय से लेके आज तक थिएटर बढ़ा ही है। उसका विस्तार हुआ है, फेस्टिवल्स बढ़े हैं, थिएटर परफॉर्मिंग स्पेसेस बढ़े हैं, थिएटर ग्रुप्स बढ़े हैं। तो ये सब तो ऐसे ही हवा में नहीं बढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है दर्शक भी बढ़ रहे हैं, तभी ये भी बढ़ रहे हैं। उसमें उसमें चर्चा ये हो सकती है कि एक्सपेरिमेंटल प्लेस के लिए कितनी स्पेस है, या कमर्शियल प्लेस के लिए कितनी स्पेस है, उस पे चर्चा हो सकती है, वो एक अलग चर्चा है। लेकिन मुझे लगता है कि थिएटर को कोई खतरा नहीं है। थिएटर को मास तक ले जाने का जहाँ तक सवाल है, हम असल में, जब मैं यहाँ मुंबई में बैठ के बात कर रहा हूँ, तो मैं असल में अनफेयर हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रीजन्स में काम कर रहे हैं, जो कर्नाटक में काम कर रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हैं, मणिपुर में काम कर रहे हैं, आसाम में काम कर रहे हैं, राजस्थान में काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो थिएटर ग्रुप्स हैं वो काम कर रहे हैं। चूँकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मैं जानता हूँ जबलपुर है, भोपाल है, ये गढ़ है, या क्या कहते हैं, इलाहाबाद है, ठीक है?
या दक्षिण में आप मैसूर में चले जाइए, ठीक है? तो मतलब इतने सारे थिएटर ग्रुप्स हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। उसमें ऑफ कोर्स गुंजाइश है, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। वो गुंजाइश इसलिए है कि हमको थिएटर को समाज में जो घट रहा है उस संवाद से जोड़ना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। आप समाज से कट करके आप उनको अपने तक नहीं जोड़ पाएंगे। आपको उनके साथ एक संवाद स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि थिएटर वैसे भी इंटरैक्टिव आर्ट है, लोगों से सीधा संपर्क होता है, जनता से। तो आप उनकी समस्याओं की बात कीजिए, आप उनसे संवाद कीजिए, तो लोग और उनका प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, प्रोएक्टिव हो जाएंगे वो आपके साथ। तो मुझे लगता है ये जरूरी है कि हम वो करें। बाकी थिएटर को कोई खतरा नहीं, थिएटर बहुत फल फूल रहा है। जहां तक धन का सवाल है, वो धन भी आ ही रहा, आएगा और बढ़ेगा। और सबसे आखिर में राम सिंह चार्ली को रिलीज होके 1 महीने के ऊपर हो चुका है। फिल्म को सब तरफ से बहुत प्यार मिला ही है। आपकी परफॉर्मेंस भी लोगों के दिलों में घर कर गई है। तो इसके साथ फिल्म की एक तरह से कमर्शियल जर्नी पूरी लगभग खत्म हो जाती है। इसके आगे का जो सफर है वो शेल्फ लाइफ में गिना जाता है, जहाँ एक फिल्म थॉट प्रोसेस का हिस्सा बनती है और फिर वो सालों तक, युगों तक या सदियों तक भी चलती रहती है। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, एक ऐसी फिल्म जो आपके दिल के इतने करीब है और आप ही के शब्दों में आपके करियर की सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म है। तो ये जो ट्रांजिशन है एक फिल्म का जो आपके दिल के इतने करीब है, उससे निकलकर किसी नए प्रोजेक्ट में कदम रखना, किस तरह से आप इसे देखते हैं और लेट इट गो बेसिकली, व्हिच इज समथिंग व्हिच इज सो क्लोज टू योर हार्ट, यू नो, हाउ डू यू गेट इनटू समथिंग व्हिच इज टोटली न्यू? मेरे लिए सिनेमा, असल में सिनेमा की जर्नी जब तक हम शूट कर रहे होते हैं, जब तक हम काम कर रहे होते हैं, जब तक फिल्म बना रहे होते हैं, तब तक होती है। उसके बाद आप वो खत्म करके आप दूसरे काम में जुड़ जाते हैं। चूंकि ये एक इंडिपेंडेंट सिनेमा है और जिसको हम लोगों ने, जिसके लिए कोई ऐसा एक प्रोफेशनल, जिसको कहते हैं प्रोडक्शन हाउस नहीं था जिसने इसको प्रोड्यूस किया था, इंडिविजुअल्स थे जो कर रहे थे, इसलिए आप इस पे ज्यादा समय तक आप इससे जुड़े रहते हैं। तो हम सब चाहते थे कि ये दर्शकों तक आए और दर्शक अपनी राय दें इस फिल्म के बारे में, कितना पसंद करते हैं, कितना रिजेक्ट करते हैं, कितना कि हम लोग कितने पानी में हैं, वो हमको पता चल जाएगा। उसका इंतजार जरूर था, तो वो इंतजार हुआ पूरा, और अच्छा इंतजार हुआ। बहुत ही अद्भुत अनुभव हुआ है इस फिल्म को लेकर के। अब दूसरा काम अब शुरू हो रहा है, तो दूसरे काम में हम चले जाएंगे। वो यात्रा वो दर्शकों के पास है, सिनेमा, दर्शक उसको, जैसा कि आपने कहा, लंबे समय तक उसका भोगेंगे। और इसका फायदा ये है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का कि फिल्म काफी लंबे समय तक वहां रहती है और लोग जब चाहें तब जा करके उसको, और ये चर्चा हो रही है अभी दर्शकों में कि एक फिल्म आई है, देख लो, और जिसको जब समय मिलता है लोग देखते हैं गाए बगाए, और लोग फोन करते हैं और हमें खुशी देते हैं। जी, लगभग हम अपने बातचीत के अंत तक पहुंच चुके हैं। मैं जानना चाहूंगा कुछ ऐसा सवाल जो मुझसे पूछना रह गया हो, या जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो, सो प्लीज फील फ्री टू टॉक अबाउट इट। नहीं, बस धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक। So on that note, thank you so much for giving your time, sir. And it was a pleasure having you on our show. Thank you. Take care. Bye. Bye.